Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman. Welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So आज जो है हम लोग अपना जो मनी एंड बैंकिंग का हमने चैप्टर किया था एनसीईआरटी में, और उसके बाद वी डिड आर अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन इंडिया, ये टॉपिक किया था. वी टॉक्ड अबाउट 5 ईयर प्लान्स ऑल्सो, सीडीएस के हिसाब से, सीएपीएफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस किए थे. अब उसके बाद हम लोग अब एनसीईआरटी का अगेन नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो आप देख भी सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी ऑलरेडी हैव स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया हुआ है. 100 डेज ऑनलाइन कोर्स है बाय अभिमन्यु आईएएस. इसके द्वारा जो है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स किया गया है, उसमें सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है. इफ़ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, यू वांट दैट ऑलिव ग्रीन, या फिर आपको वो 3 स्टार वाली वर्दी चाहिए, तो यू शुड गो अहेड विद योर प्रिपरेशन. या तो सेल्फ स्टडी या कोर्स के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं. लाइव कोर्स चलेगा और आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं विद द स्मार्ट वर्क. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि 100 डेज का इसीलिए है क्योंकि पॉसिबली वैसे तो 80-85 डेज का हमारा कोर्स था, लेकिन अभी शायद लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा. जितना भी पोस्टपोन होगा उसके हिसाब से कोर्स में और एडिशन होता रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस डाली जाएंगी, बहुत सारी एडिशन है जो भी बात करेंगे. और इसके अलावा वी हैव टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास बेसिकली काफ़ी सब्सक्रिप्शन आया है फॉर पेपर 2 टेस्ट सीरीज में, एंड वी हैव सीन द गुड रिस्पॉन्स. सो इफ़ यू वांट टू गो विद दिस टेस्ट सीरीज, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट. इस टेस्ट सीरीज के अंदर वी हैव 10 सेक्शनल टेस्ट हो गए और 4 फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट है. 2 सेक्शनल टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर आपको परचेज करना है, यू कैन अटेम्प्ट दोस टेस्ट, गेट चेक फ्रॉम दी एक्सपर्ट फैकल्टी जो अभिमन्यु आईएएस की फैकल्टी है. अंडरस्टूड. उसके बाद इसके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इवैल्यूएटेड 40 घंटे के अंदर इवैल्यूएट हो जाएगा, उसमें कोई डिले नहीं रहेगा. ठीक है. और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा. आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो सारे फैक्ट्स, फिगर्स, कोट्स, मॉडल आंसर्स, केस स्टडीज, ये सारी की सारी आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी. अब ये सारी चीज़ें तो हो गई. अब हम लोग बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन जो चैप्टर है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है. सबसे पहला है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट. ठीक है. एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, वो चीज जो ऑलरेडी हम लोग प्लान कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी प्लान व्हाट हैज बीन प्लान्ड. ठीक है. जो प्लान हमने कर ली है. अंडरस्टूड. एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली उसका आउटकम है, जो भी हमने प्लानिंग किया, ओके, बट उसका एक्चुअल आउटकम क्या निकला, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वो एक्स पोस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बजट बनाया है, तो बजट में क्या होता है, बजट हम लोग 1 साल के लिए बना लेते हैं पहले ही, कि इतना इतना हम लोग जो है डिवोट करेंगे फॉर पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए, इतना हमारा हेल्थ केयर होगा, इतना मिलिट्री के लिए, सारा कुछ आपने प्रॉपर्ली उसको दे दिया, उस पर्टिकुलर सेक्टर को आपने एलोकेट कर दिया. अंडरस्टूड. बट इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो क्या बताता है कि एक्चुअली में उसमें कितना कितना गया, कितना कितना उससे यूसेज हुआ, क्या आउटपुट निकला, वो इकोनॉमिक सर्वे बता देता है. सिंपल. तो वैसे ही एक्स एंटे जो है, जिसमें प्लानिंग की जाती है, और एक्सपोस्ट में क्या किया जाता है, जो एक्चुअली हैपन हुआ है उसको कंसिडर किया जाता है. ये 2 टर्म्स आपने समझ ली. अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है. ठीक है. सो देखिए, डिमांड है एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल वैल्यू. टोटल वैल्यू. और किसकी डिमांड की जाएगी, डिमांड की जाएगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. किसकी की जाएगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की इसलिए करेंगे, इंटरमीडिएट की करते नहीं है. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस के अंदर ही यूज हो जाते हैं. ठीक है. सो हम लोग कर रहे हैं डिमांड की. तो डिमांड जो है एग्रीगेट वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेसिकली जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, सेक्टर्स आगे बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के जो डिमांड करते हैं. तो अलग अलग सेक्टर्स डिमांड कर रहे हैं, वो सारे डिमांड की जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम उस पूरी टोटल वैल्यू को ऐड करके वो हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाती है. अंडरस्टूड हो गया. अब आप कोई डिमांड कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप जब डिमांड कर रहे हैं तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ठीक है. यू आर गोइंग फॉर अ एक्सपेंडिचर. Aggregate demand represents the total expenditure, expenditure on the goods and services in an economy during a period of time.
डन हो गया। सो एग्रीगेट डिमांड का आपको समझ आ गया, इट इज बेसिकली अ डिमांड किसके ऊपर होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होती है। जब आप डिमांड कर रहे हैं दैट मीन आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बाय अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग होते हैं, अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसके ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं। उस सारों की टोटल वैल्यू जो है उसको उसके अंदर किसके अंदर आती है, एग्रीगेट डिमांड के अंदर आती है। डन हो गया, ओके। अब एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, हाउस होल्ड को करना पड़ता है, किसको, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से, ओके। तो कर लिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर लिया। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगा, इन्वेस्टमेंट भी करता है, कंजप्शन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, कौन करता है, हाउस होल्ड करता है। तो उसके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई जो होगा वो आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। डन हो गया, ओके। अब हाउस होल्ड ने तो कर दिया, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करेगी तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग जी से डोनेट करेंगे, किससे करेंगे, जी से डोनेट कर लिया, तो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, ओके। अब एक सेक्टर और होता है इकोनॉमी के अंदर, वो सेक्टर होता है नेट एक्सपोर्ट वाला। नेट एक्सपोर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी क्या करेगी, अपना एक्सपोर्ट बाहर भेजेगी, अपना माल बाहर भेजेगी, बाहर का माल अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराएगी, है कि नहीं। सो जितना भी नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है आपने अपना वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बाहर भेज दिए, बाहर से भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आपने अंदर इंपोर्ट करा लिए। सो दोनों की वैल्यू को डिडक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी नेट एक्सपोर्ट। ये क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो जितना भी आपका बैलेंस बच जाएगा आफ्टर द नेशंस इंपोर्ट वैल्यू, जो भी नेशन ने इंपोर्ट करवाया हुआ है फ्रॉम द एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट वैल्यू से इंपोर्ट वैल्यू माइनस कर दो, जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी द नेट एक्सपोर्ट। अंडरस्टूड हो गया। सो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें अपना हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर आ गया, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, सॉरी हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया और नेट एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड निकलता है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। C प्लस आई प्लस जी और x माइनस एम। अंडरस्टूड हो गया। अभी ये तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो थी जहां पे ओपन थी इकोनॉमी। अगर क्लोज इकोनॉमी होगी तो क्या होगा, अगर दो सेक्टर है इकोनॉमी में, इफ देर आर टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, देन आपके पास सामने यही आएगा कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सी प्लस आई ही आपके पास रहेंगे दो अगर सेक्टर हुए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड तो हमने पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक है। अब डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ खर्चा करेगा। अगर सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई तो प्रोड्यूसर कर रहा है, सप्लाई तो प्रोड्यूसर कर रहा है। तो सप्लाई जब प्रोड्यूसर कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा इनकम, ठीक है। जब भी वो सप्लाई कर रहा है तो वो इनकम की एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, ठीक है। सो सप्लाई जो है उसकी एग्रीगेट वैल्यू देख लेते हैं। सो अगेन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स कुछ नहीं आते इसमें, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। उसकी जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो गिवन पीरियड में अवेलेबल है किसके, परचेज के लिए, खरीद के लिए, ठीक है। इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। समझ आ गया। अब देखिए जितनी भी मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो ऊपर हमने देख ली कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू है दैट इज इक्वलेंट टू द नेट वैल्यू एडेड। एएस इज नथिंग बट द नेशनल इनकम। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको सप्लाई के बारे में पहली एक चीज बताई, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। जब वो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है मतलब वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, इकोनॉमी में भेज रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ इनकम आएगी। अब वो सप्लाई साइड से जब भी चीज हो रही है तो वो
इनकम की बात हो रही है, और इनकम जब पूरे ओवरऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। क्योंकि देखिए नेट वैल्यू एडेड है, नेट वैल्यू एडेड है। आपने देखा था कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट मेथड था, नेट वैल्यू एडिशन मेथड था। वैल्यू एडिशन में क्या है, वहां पर भी वही चीज हो रही है कि प्रोड्यूसर जो है कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है रॉ मटेरियल में, और वैल्यू ऐड करके आगे जाके उसको बेच रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन आउटपुट बेच रहा है आगे जाके। सो उसमें क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है उस प्रोडक्ट को इन द इकोनॉमी के अंदर, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है। तो वो प्रोड्यूसर साइड में जितना भी उसके पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वो सप्लाई कर रहा है, वो सारी उसके पास इनकम आ रही है। अब ये सारों को कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम ही कहते हैं इसको। अंडरस्टूड हो गया। नाउ एग्रीगेट सप्लाई जो है वो रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो Y के इक्विवेलेंट है, Y मतलब नेशनल इनकम। अभी शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, नेशनल इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई हो गया, क्योंकि वो प्रोड्यूसर कर रहा है प्रोडक्शन करके, और प्रोडक्शन करके वो जब आउटपुट दे रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो रिटर्न में उसको इनकम मिल रही है। वो सारी इनकम को कैलकुलेट करके वो सारी इनकम जो होगी नेशनल इनकम होगी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की, कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, सेविंग फंक्शन की भी बात करेंगे। चलो, इट इज अ क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। ऑब्वियसली चीज है, आप अगर कंजप्शन कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप कंजप्शन तभी कर पाएंगे जब आपके पास इनकम होगी, आप सेविंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास इनकम होगी, ठीक है। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। अंडरस्टूड हो गया। अब देखिए सी क्या है, सी इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद द वाई, फंक्शनल रिलेशनशिप विद द वाई, वाई क्या है, इनकम है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेशनशिप है। आप इनकम बढ़ा दीजिए, आपका कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, सिंपल, ओके, क्लियर। तो सी कंजप्शन, वाई इनकम हो गया, फंक्शनल रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दो चीजें होती है, एक होती है कंजप्शन विच इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, एक होती है इंड्यूस्ड कंजप्शन, ठीक है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं और इस बारे में देखते हैं कि क्या ऑटोनोमस होती है और क्या इंड्यूस्ड कंजप्शन होती है, ठीक है। अब ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, इसके बारे में याद रखिएगा कि जब इनकम चेंज होगी, जब चेंज इन इनकम होगा, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है जो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। आपकी चाहे इनकम जीरो भी रहेगी, तब भी आपको जीने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करोगे। जैसे एक गरीब बेगर है, ठीक है, बेगर जो है उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन तब भी तो वो कुछ ना कुछ कंजप्शन कर ही रहा है ना, उसको अगर ठीक है। सो वो जो ऑटोनोमस कंजप्शन होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी भी चेंज हो जाए, माइनस में चली जाए, प्लस में चली जाए, वो कंजप्शन तो होने ही होने वाली है। सो दैट मींस, इसका मतलब ये है कि ऑटोनोमस कंजप्शन जो होता है वो इनकम इन इलास्टिक होता है। याद रखिएगा, इनकम इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर इलास्टिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस कंजप्शन पे। आप समझ गए कि नहीं समझे, तो ये याद रखिएगा। तो इनफैक्ट ये एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर आपके पास जीरो इनकम भी रहेगी तब भी ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। मैंने आपको बेगर का एग्जांपल दे दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फूड है, शेल्टर है, ये सब तो रोटी कपड़ा मकान है, दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टूड। सो ये सारी चीजें तो है ही है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड इन कंजप्शन। इंड्यूस्ड कंजप्शन क्या है, देखिए, इट इज अ कंजप्शन, कंजप्शन कर रहे हैं मतलब आप कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर, खर्चा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो चेंज इन इनकम के ऊपर फर्क पड़ता है कि चेंज इन इनकम हो गई, अपना इंड्यूस कंजप्शन भी चेंज हो गया, अंडरस्टूड। अब इंड्यूस कंजप्शन जो है वो इज अ पोर्शन ऑफ कंजप्शन दैट वेरीज विद डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो कि आपके पास सारा टैक्स वैक्स खत्म करके, मतलब कट कटा के जो आपके पास इनकम होती है, जिसको आप फाइनली डिसाइड करते हो कि कंजप्शन करनी है कितनी और सेविंग करनी है कितनी, वो अगर डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आएगा तो अपनी जो इंड्यूस कंजप्शन है वो भी चेंज होगी, अंडरस्टूड। जैसे इंड्यूस कंजप्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ले रहे हैं, आप
व्हीकल ले रहे हैं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, दोज आर नॉट मिनिमम थिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट। वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है जो कि आपके एसेंशियल्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो वो सारी चीजें जो वो सारी कंजप्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज ऑल इंड्यूस कंजप्शन, जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कुछ परसेंटेज 20% इंक्रीज हो गई, तो आपकी इंड्यूस कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। इंड्यूस कंजप्शन में आप क्या करोगे, पहले आप गाड़ी जो थी आपके पास, कोई भी आपके पास नॉर्मल गाड़ी थी, तो आप उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दोगे, तो वो इंड्यूस कंजप्शन आ गई। अंडरस्टूड? ओके। अब देखिए सेम चीज है, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो इंड्यूस्ड इन्वेस्ट, ठीक है। एक्सपेंडिचर किस पे, अब हमने बात किया, एक तो होता है कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर, हमने पढ़ लिया था। एक होता है इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर किया, एक इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर किया, समझ आ गया। अब जो इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो तरीके का होता है, ठीक है। हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया था अभी कि कंजप्शन पे दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, इंड्यूस्ड, ऑटोनमस। अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड हो गया? अब देखिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, वही चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी जो पहले की थी। मतलब ये इन्वेस्टमेंट होती है जो आप कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है कि यार जब मैं ये शेयर खरीद रहा हूं, ये पर्टिकुलर फ्लैट खरीद रहा हूं, ये लैंड खरीद रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट करके तो मुझे कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे, और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। ऑब्वियसली इनकम लेवल पे भी डिपेंड करेगा। इंड्यूस्ड की बात कर रहे हैं तो इनकम लेवल पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने जो है आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट जो मैं पहले किसी पर्टिकुलर शेयर्स में जो सस्ते शेयर्स थे, अब मैं महंगे शेयर्स खरीदूंगा, है ना। पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं एक छोटा सा बिजनेस वेंचर चलाऊं, लेकिन अब मैं बड़े वाला बिजनेस वेंचर चलाऊंगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर मनी भी होगी। अंडरस्टूड? सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये होता है। अंडरस्टूड? ओके। अगेन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट which is not affected by change in the income level, है ना, वही चीज है। and it is not induced by profit motive, कि profit motive, जैसे आपको घर चाहिए, है ना, घर चाहिए, तो आप जो इन्वेस्टमेंट वो घर लेने के लिए कर रहे हैं, वो आपका ऐसा नहीं है कि आप उससे पैसा कमाओगे। आप पूरी की पूरी बिल्डिंग ले रहे हो, आप पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल ले रहे हो, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसमें आपका प्रॉफिट मोटिव भी है और आपके इनकम के चेंज होने से वो थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में इंड्यूस्ड हो गया। ऑटोनमस में ये है कि आप जो है, आपको घर तो चाहिए, आपको दीवार तो चाहिए, आपको छत तो चाहिए, तो वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो तो रहने के लिए है, तो दैट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट कंजप्शन में दो कैटेगरी है, इंड्यूस ऑटोनमस, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंजप्शन फंक्शन जो होता है वो इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। कंजप्शन, आप जो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपकी टेंडेंसी, कितना आप कंज्यूम करना चाहते हो, है ना, तो वो दो तरीके का होता है। एक होता है एपीसी, दूसरा होता है एमपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज आपने निकाला होगा, एवरेज टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जो भी आउटपुट है या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है ना। मार्जिनल में क्या होता है, देखो एवरेज तो आपको पता ही है, ठीक है। एवरेज आपने टोटल वैल्यू निकाल लिया या टोटल प्रोडक्शन हुआ, नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड कर दिया, वो आपकी एवरेज निकल गई। मार्जिनल क्या होता है? मार्जिन मतलब चेंज, कितना पहले था, एक से दूसरी यूनिट में गए तो कितना चेंज आया, दूसरी से तीसरी में गए तो कितना चेंज आया, तीसरी से चौथी में गए कितना चेंज आया, है कि नहीं। सो ये एपीसी एमपीसी के बाद अभी हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। चलो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी का टू कंज्यूम, तो कंज्यूम टोटल कंजप्शन
जितना भी टोटल कंजप्शन है उसको डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड एवरेज। जो भी एवरेज निकल जाएगी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो भी इनकम है वहां पे वो। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, कोई चक्कर नहीं है, बस इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आपके पास जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो उसका मतलब क्या है, ठीक है। दैट इज आपने टोटल कंजप्शन है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, दैट इज एपीसी, कंजप्शन अपॉन इनकम, डन। उसके बाद एपीसी कैन नेवर बी जीरो। जीरो क्यों रहेगी एपीसी? आपके पास इवन आपके पास जीरो नेशनल लेवल ऑफ इनकम है, कोई जीरो है, बट देयर वुड बी अ ऑटोनमस कंजप्शन तो रहेगा ही रहेगा। आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज की बात कर रहे हो तो उसमें इंसान ऑटोनमस कंजप्शन तो करेगा ही करेगा, तो उसमें एपीसी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो, आप टोटल कंजप्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम निकाल रहे हो, अंडरस्टूड। चलिए अब एमपीसी की बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिन मतलब चेंज, तो चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है हमारा कंजप्शन में। कितना चेंज आएगा? वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। फॉर एग्जांपल इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, टू चेंज इन इनकम। अगर चेंज इन इनकम हो रही है तो आप कितना चेंज कर रहे हैं अपने कंजप्शन के एक्सपेंडिचर पे, अंडरस्टूड। सो ये आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, चेंज इन दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आपने चेंज किया टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो इनकम चेंज हो गई और आपने कितना चेंज किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये है, ठीक है। बट इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और देखो सीडीएस में पूछे जाते हैं सवाल, मैं आपको एक अलग से क्लास भी लूंगा फॉर जितने भी सवाल आते हैं। बट एक्चुअली में क्या है ना कि ये बीच में पीवाई क्यूज का सेशन रख के ना वो पीवाई क्यूज के अंदर ही चले जाना मुश्किल हो जाता है, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरा आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझा दूं फटाफट, की ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी में चीजें दे रखी हैं उसके हिसाब से, ताकि पीवाई क्यूज जब भी आएंगे आपके पास, क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आप जो है सिर्फ इन चीजों को पढ़ोगे तो आंसर वहां से निकल आएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके की अप्रोच है कि पहले तो भैया स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब जो हमारे पास कंटेंट दे रखा है उसको पढ़ो, उसके बाद जाके जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, सीएपीएफ में इकोनॉमिक्स का ट्रेंड 2018 से शुरू हुआ है, 7-6 क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब वो 7-6 क्वेश्चंस वो मैक्रो से भी उठा रहे हैं, माइक्रो से भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो जहां से भी सवाल पीवाईक्यूज पूछे जाएंगे मैं वो बीच बीच में करा दूंगा। लेकिन अभी तक जो है बहुत सारा पोर्शन है जहां से पीवाईक्यू, जहां से सवाल पूछे नहीं गए, ठीक है। सो वो इसीलिए पीवाईक्यूज ज्यादा हमारे लेक्चर्स में नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये तो ट्रेंड अभी चला है ना, 2-3 साल पहले चला है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा 20-22-25 क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं, सीएपीएफ के, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूं एपीसी एमपीसी का मतलब क्या है, फटाफट और अच्छे से देख लेते हैं। दिस इज इनकम, ठीक है, ये होगी हमारी कंजप्शन, इनकम कंजप्शन होगी। अब एपीसी निकालना है, एपीसी क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कंजप्शन, ठीक, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल। बट सिंगल सिंगल निकालेंगे फिर जाके टोटल निकल जाएगा आगे जाके, ठीक है। सो देखो देखो टोटल कंजप्शन डिवाइड बाय टोटल, जीरो आ गया। एपीसी और देख लेते हैं, 110-20 927 हो गया, 08 हो गया। इस तरीके से एपीसी आ गया। एमपीसी कैसे आएगा? चेंज इन कंजप्शन से, चेंज इन इनकम से कितना चेंज इन कंजप्शन हुआ, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर पीछे जाएंगे तो हमें कौन सी वैल्यू पता है कि कितना कहां से चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कुछ रहेगा यहां से, तो कितना चेंज हुआ है, यहां से यहां कितना चेंज हुआ है? 70 का, ठीक है। और यहां से यहां कितना हुआ है? 100 का हुआ है। तो 70 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.70 हो गया, ये एमपीसी आ गया। फिर और कितना हुआ है? 0.70 आ गया, फिर 0.70। मतलब ये जो है ये कांस्टेंट रहा है, ये कांस्टेंट है, बट ये एपीसी डिक्लाइन हो रहा है, अंडरस्टूड हो गया। सो ये इतना अपने दिमाग में इसको रखना है, ओके। अब हमने बात किया कंजप्शन फंक्शन की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं
सेविंग फंक्शन की। कंजप्शन फंक्शन में भी हमने बात किया था कि कंजप्शन और इनकम में क्या इसका रिलेशनशिप है। तो सेविंग फंक्शन में भी हम लोग बात करेंगे कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम, रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे कंजप्शन फंक्शन में हमने बात की एमपीसी एपीसी की, वैसे सेविंग फंक्शन में भी हम लोग बात करेंगे एपीएस की, एमपीएस की। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की, और एमपीएस की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की। ये दो टाइप्स के हमारे सेविंग फंक्शंस आ जाते हैं, दो तरीके के हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ आपने रट्टा नहीं मारना, समझ आ रहा है चीजों को कि एवरेज निकालनी है, कितना हम लोग सेव कर रहे हैं उसकी एवरेज निकालनी है डिवाइडेड बाय इनकम, है ना। और मार्जिनल में भी कितना चेंज है, कितना चेंज हो रहा है हमारी सेविंग के पैटर्न में बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम। अंडरस्टूड? तो ये हमने इसमें लेना है। ओके, नाउ सेम एपीएस कैसे निकलेगा? एपीएस कैसे निकलेगा बताइए? इट इज बेसिकली द इनकम लेवल जो है, इनकम सेविंग्स पे कितना चेंज आएगा, रेफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग्स, रेशियो सेविंग्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, सो कितना आपका एवरेज सेविंग्स में चेंजेस आएंगे, सेविंग्स होंगी डिवाइडेड बाय चेंज इन, डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, इस तरीके से। अब देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी या कितना आप चाह रहे हैं उसको सेव करना। ठीक है, राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। सिंपल सी बात है यार, देखिए राइज होएगा ही होएगा क्योंकि एपीएस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। ये फैक्ट भी हमने पढ़ा, क्या आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन भी तो बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ गई तो सेविंग भी तो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। आपकी पहले 100 रुपया इनकम थी तो आपने सेविंग में 50 रुपया डाल लिया और कंजप्शन में 50 रुपया डाल लिया, है ना। बट आपकी अगर इनकम 200 हो गई तो आप उसी के हिसाब से, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, बढ़ी तो आपका सेविंग और कंजप्शन भी बढ़ गया। तो एपीएस राइज होगा तो इनकम, इनकम राइज होगी तो एपीएस भी राइज होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड हो गया? चलिए, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? वही चेंज इन इनकम से कितना चेंज इन सेविंग्स आ जाता है, चेंज इन इनकम से कितना चेंज इन सेविंग्स आ जाता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, ठीक है, कि रेशियो चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम। ठीक है, चेंज सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम। डन? अभी एक चीज है जो आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है कि देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, ठीक है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। ये ठीक है, इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग, दोनों का ऐड करेंगे तो 1 इसलिए होगा क्योंकि जो भी टोटल इंक्रीमेंट लगा होगा, क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, है ना। आपकी पहले 100 रुपया इनकम थी, आपकी 200 अब हो गई है, तो उसमें चेंज आया कि नहीं आया? वो चेंज क्या, एक तरीके से आपको बोनस मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, अप्रेजल मिल गया आपकी इनकम में, है ना। तो वो जो बीच का जो जितना भी अप्रेजल, इनकम, बोनस या व्हाटएवर इंक्रीमेंट जिसे बोलेंगे इनकम में, वो या तो आप यूज करोगे किसके लिए, सेविंग के लिए यूज करोगे या कंजप्शन के लिए यूज करोगे यार। यही तो सिंपल फंडा है ना इसमें। तो एमपीसी प्लस एपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि वो जो ऑलवेज इक्वल टू 1, इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा इनकम जो आप चेंज आ रहा है, वो चेंज या तो आप सेविंग में करोगे या कंजप्शन में करोगे। समझ आ गया? ओके, सो ये सारी चीजें आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे, सो बेसिकली क्या है कि एक्स एंटे सेविंग्स क्या है। ऑब्वियसली एक्स एंटे एक्सपोस्ट, एक्स एंटे सेविंग्स, सेविंग्स जो कि बेसिकली प्लान की गई है, इंटेंडेड टू सेव, ठीक है, जो प्लान किया जा रहा है एट जितने भी हाउस होल्ड हैं, विच ऑल द हाउस होल्ड plan to save at different level of income in the economy in the beginning of the period, in the beginning of the period, so it is planned savings। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड ने सेविंग किया है विच इज प्लान्ड सेविंग्स, ठीक है, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट भी करेगा विच इज, देखिए
सो बेसिकली क्या है कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच ऑल द फर्म्स, अब फर्म्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस फर्म्स मतलब प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, ये हाउस होल्ड भी कई बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम होता है, ठीक है। सो ऑल द फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी at the beginning of the period, it is called planned investment. So हमारे पास क्या है, planned savings है, planned investment है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ex ante savings, ex ante investment, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं ex post savings, ex post investment। सिंपल, इसमें भी क्या है कि एक्चुअल या रियलाइज सेविंग्स जो होती हैं, आपने प्लान किया था इतना सेविंग करने का, बट अभी जो है कितना सेविंग हो चुका है, दैट इज ex post सेविंग्स। अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये इतना जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खास है भी नहीं समझने वाला, आपको टर्म समझनी है, वो पहले भी सेम चीज थी, इसमें भी सेम है, बस सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। तो एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट जो हो रही है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्लियर हो गया। सो एक्सपोस्ट सेविंग्स हमने देख ली, विच इज ऑलरेडी रियलाइज्ड या एक्चुअल सेविंग्स है, और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है जो कि ऑलरेडी रियलाइज्ड या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। डन हो गया, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखिए इनकम जो है उसमें हमारे पास AD इक्वल टू AS आता है। AD इक्वल टू AS का मतलब क्या है, डिमांड। देखिए एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट डिमांड जो है, डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। अब ये जो कंज्यूमर है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक्सपेंडिचर कर रहा है। जब भी आपका एग्रीगेट डिमांड की बात आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड में हम लोग बात करते हैं कि जब भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के लिए रेडी हो गया, ठीक है। और एग्रीगेट सेविंग की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर की बात हो रही है, जहां पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है या फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, ठीक है। सो देखिए बेसिकली क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इसको कौन डोनेट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इन द इकोनॉमी is equal to the demand for goods and services, equal to the demand of goods and services, which is called AD। समझ आ गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहां पे होता है जहां पे AD इक्वल टू AS होता है। जितना एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है या जितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उतना ही उसके इक्विवेलेंट डिमांड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। समझ आ गया। सो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आता है, क्लियर। अभी हम लोग बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा सिचुएशन होता है, चाहे वो इनवॉलंटरी हो चाहे वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो। अंडरस्टूड। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या है, जहां पे ऑल दोज हु आर एबल टू, जो कि केपेबल हैं करने के लिए काम और विलिंग भी है काम करने के लिए, एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। तो जो भी वेज रेट वहां पे मिल रही है उस सर्कमस्टेंसेस के दौरान, they are all capable also, they are all happy to work also, ठीक है। get the opportunity to work, क्या होती है, get the opportunity to work। so full employment is a situation जहां पे कोई capable भी है, willing भी है उस particular wage rate पे काम करने के लिए, और उसको वो opportunity मिल भी रही है, that is called full employment, ठीक है। ये तब सिचुएशन आती है जब अपने जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जब जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, दे आर वर्किंग एट द फुल कैपेसिटी, ये तब आती है। अंडरस्टूड। अब देखते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन होती है जहां पे वर्कर जो है वो एबल है, एबल मतलब केपेबल है, उसके पास पोटेंशियल है, एंड भैया चाहता भी है काम करने के लिए, ठीक है, एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। जो भी वेज रेट उसको मिल रहा है, ही इज ओके विद दैट, बट डज नॉट गेट द वर्क। वहां पे उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो केपेबल है, वो चाहता भी है, उस पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना भी चाहता है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काम नहीं है उसके पास, है कि नहीं, काम करना चाहता है बट काम नहीं है सिचुएशन के हिसाब से। अब तीसरा है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, इट इज अ सिचुएशन जहां पे पर्सन इज एबल टू वर्क, काम कर सकता है वो, बट वो काम करने का इच्छुक नहीं है। किस वेज रेट पे, जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है उसमें वो काम करना नहीं चाहता वो वाला, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। डन हो गया, तो ये आपने याद रखना है। डन हो गया, ठीक है। सो वी हैव फुल, वी हैव इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी डायग्राम्स है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। लेकिन आपको सवाल में सीधा ये पूछा जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसका क्या रिलेशनशिप है इनकम के साथ। अगर इनकम चेंज हो गई तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। सिंपल। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या होता है कि इट इज अ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अंडरस्टूड। देखिए, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज चेंज इन इनकम, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम चेंज हो गई, पॉजिटिव हुई, बढ़ी, तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, कम हुई तो मल्टीप्लायर भी कम होगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टूड। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, इनवर्स रिलेशनशिप ऑन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इतना इतना आपने पढ़ना है। समझ आ गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड होती कब है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक्सेस डिमांड होती है एक ऐसी सिचुएशन है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां पे डिमांड जो है, मतलब कौन सी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तभी तो भैया एक्सेस डिमांड होगी। मतलब कि जो लोग हैं इकोनॉमी में खर्चा करने के लिए तैयार है, पैसा ज्यादा होगा तो खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन भैया जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, बंदे नहीं होंगे काम करने वाले, प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन तब ये होगी जहां पे डिमांड बढ़ गई और क्या हो गया, सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो जो बचा खुचा जो सामान सप्लाई हो रहा है, तो भैया उसके जब कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे तो कस्टमर एक बोलेगा 10 रुपए का ये चीज दे दो, दूसरा बोलेगा यार मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं 20 का ले लूंगा, चाहे कोई भी, चाहे उसकी कीमत 1 रुपया भी ना हो, है ना। तो डिमांड जब बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, राइज इन द प्राइसेस हो जाता है, प्राइस राइज हो जाएगा। एक शर्ट को पहले 2 ग्राहक खरीद रहे थे तो 100 का 120 हो गया, लेकिन अब एक शर्ट को 10 ग्राहक खरीद रहे हैं तो 100 का कितना हो सकता है, 150 भी हो सकता है ना। सो ये चीज है। एक्सेस डिमांड आपको समझ आ गया। एक्सेस डिमांड से क्या सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन आ गया जहां पे प्राइसेस जो होंगे वो राइज हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, जितनी डिमांड चाहिए, जितनी डिमांड होनी चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम बैठेगा ना, कि आपके पास सप्लाई है, आपकी डिमांड भी इतनी होनी चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा हो गई, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड तो इतनी है, उससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा, वो गैप आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप इसे कहेंगे, है कि नहीं। यही गैप होगा ना, जो डिमांड इतना चाहिए था वो अब इतना हो रहा है, तो वो जो गैप है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये तब गैप बन जाता है जब आपका एक्चुअल डिमांड जो होती है, एक्चुअल डिमांड हमारी इतनी है और रिक्वायर्ड डिमांड इतनी है, ठीक है। तो इसके बीच का जो रिक्वायर्ड डिमांड है, तो उसकी उस वजह से जो है वो गैप बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअल इतनी है, रिक्वायर्ड इतनी है, तो ये पूरा गैप बन गया आपका, ठीक है। सो ये जो गैप दिखा रहा है, ये गैप दिखा रहा है आपका एक्सेस डिमांड को। सिंपल है। तो आपकी रिक्वायर्ड इतनी थी, आपकी एक्सेस इतनी हो गई, तो ये पूरा गैप बन गया, और यही गैप जो है ये दिखा रहा है आपका कितना एक्सटेंशन है, कितना ज्यादा एक्सेस डिमांड है। अंडरस्टूड हो गया? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड भी आपको पता चल जाएगा कि भैया डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, चीजों के प्राइसेस जो होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट है जिसके लिए पहले 2 ग्राहक थे, अब एक भी ग्राहक नहीं है, तो वो शर्ट वाला जो बेचने वाला होगा वो भी सोचेगा चल मैं सस्ता बेच के ही कर लेता हूँ गुजारा। सो उस सिचुएशन में डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी, डिफ्लेशन आ जाएगा, जहां पे प्राइसेस कम हो जाएंगे। समझ आ रहा है? सो ये गैप तब बनता है, ये गैप तब बनता है जब एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वो लेस देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड है। मतलब अगर डिमांड जो है आपकी इतनी है, एक्चुअल इतनी है और रिक्वायर्ड इतनी चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम लेवल बनेगा ना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ। तो इतनी चाहिए थी लेकिन है इतनी, तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, वो जो गैप है दैट इज डिफ्लेशनरी गैप होगा, जहां पे बेसिकली डिमांड डेफिसिट है,
कहां पे डिमांड डेफिसिट है। आई होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। चलिए उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, इसकी बात हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिए एक्सेस डिमांड का मतलब तो यही समझ आता है हमारे को कि अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ऑब्वियस सी चीज है उन लोगों के पैसे को कम करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी ना। और डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड मतलब लोगों के पास पैसा कम है तो लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन टैक्सेस, कैसे आपने लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो आपने क्या किया, टैक्सेस लगा दिए, तो पैसा आ गया अपने पास, सरकार के पास, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कीम्स चला रखी है ना, डीबीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के थ्रू पैसा दे रहे हैं, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर वो पैसा दे दिया, ज्यादा दे दिया, पहले 6 देते थे अब 12 दे दिया, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज कर सकते हैं, पब्लिक बोरिंग्स में चेंज कर सकते हैं, लोगों से अपना जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, आपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई बॉन्ड वॉन्ड दे दिया है ना, लोगों को दे दिया कि जी इस 100 रुपए का एक बॉन्ड है और इस पे आपको इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा, लोग खरीदना चालू करेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। या आपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड आपने बेचना शुरू कर दिया तो लोगों से पैसा जो है लोगों के पास पैसा आ गया, है ना। आपने बेचना शुरू कर दिया तो लोगों, सॉरी एक चीज और मतलब एक कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक बोरिंग्स में क्या मतलब होता है, पब्लिक बोरिंग्स पे जैसे सरकार है, सरकार ने चाहती है कि लोगों से पैसा लेना है हमने, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, सरकार बॉन्ड जो है इशू करना शुरू कर देगी। बॉन्ड इशू करेगी मतलब सरकार खुद नहीं करती है, आरबीआई करता है। तो बॉन्ड इशू होएगा, बॉन्ड इशू होएगा तो लोग क्या करेंगे, सरकार को पैसा अपना देना शुरू कर देंगे, बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी। समझ आ गया। और इस सिचुएशन में क्या है, मान लीजिए लोगों के पास अब बॉन्ड आ गया, अब सरकार चाहती है कि यार लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए, ठीक है, पैसा आना चाहिए, डिमांड कम हो गई है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करेगी सरकार, वो बॉन्ड्स को दोबारा खरीद लेगी, पैसा वापस दे देगी, है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं। फिर न्यू करेंसी नोट्स हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अगर मान लीजिए सरकार को पैसा डालना है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना है, तो उसमें क्या करेगी, नए करेंसी नोट्स छापेगी और आरबीआई को कह देगी कि भैया हमारे बजट में हमारा जो खड्डा है उसको भरने के लिए हमें पैसे चाहिए, तो वो पैसा आएगा सरकार के पास, सरकार आगे पब्लिक को देगी, पब्लिक आगे जाके डिमांड करेगी। तो ये पूरा साइकिल है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई में भी आपको पता ही है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को चेंजेस कर देता है। बैंक रेट क्या होता है कि जब भी कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता है लोन के लिए, तो अगर बैंक रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा जाएंगे, तो ज्यादा जाएंगे तो पैसा उनके पास ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो वो फिर आगे लोन देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, फिर लोग डिमांड करेंगे। तो यही साइकिल है। फिर कैश रिजर्व रेशियो है, सर आरबीआई ने बैंक्स को बोल दिया कि सीआरआर जो है आप हमने कम कर दिया है, सीआरआर 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है या 7.75 से बढ़ा दिया है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर सीआरआर जो है वो कम हो गया, सीआरआर क्या हो गया, कम हो गया, तो बैंक्स को ज्यादा पैसा रखना नहीं पड़ेगा सीआरआर की फॉर्म में, ज्यादा वो लोन देंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा डिमांड होगी। इसी का उल्टा है, एसएलआर भी वही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी वही है। ये सारे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं हमारी पिछली क्लासेस के अंदर भी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में वही है कि मान लीजिए सरकार को आरबीआई से पैसा चाहिए, तो आरबीआई कह रहा है सरकार को कि आप एक काम करो, अपना बॉन्ड इशू कर दो, उसको हम लोग मार्केट में बेच के आ जाते हैं। तो बॉन्ड सरकार ने बना दिए, इशू कर दिया आरबीआई ने, तो उससे क्या होगा, बॉन्ड, वही सिचुएशन जो मैंने बॉन्ड वाली एग्जांपल दिया कि पब्लिक जो है खरीदना शुरू कर देगी, तो पैसा जो है पब्लिक से आरबीआई के पास बैंक के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से कम ज्यादा जो है इकोनॉमी में पैसा होता रहता है इन प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। और अब एक लास्ट जो पॉइंट है जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग बात कर लेते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका मैं सिंपल आपको ये मतलब समझा देता हूं कि जितने भी इकोनॉमी के लोग होते हैं वो इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, मतलब उनकी इनकम जो है उनकी बढ़ जाती है। तो जब इनकम उनकी बढ़ जाती है तो क्या होगा,
ठीक है। अब देखिए ये जो बढ़ती हुई इनकम है ना, ये या तो वो कंजप्शन में लगाएंगे या सेविंग्स में लगाएंगे, क्योंकि इसी पे ही यूज करेंगे इनकम अपनी बढ़ती हुई का। तो जो देखिए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग्स क्या होगा, विल नॉट इंक्रीज। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब ये है कि भैया ये पैराडॉक्स है, मतलब ये बड़ी ऐसी असमंजस वाली सिचुएशन है जहां पे इनकम इंक्रीज हो रही है बट उससे जो है आपका सेविंग में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। सेविंग या तो वैसी की वैसी है या फिर ये सेविंग जो है डिक्लाइन हो रही है। ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब है। कंजप्शन में ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन सेविंग क्या हो रहा है, सेविंग या तो रिमेन अनचेंज्ड हो रहा है मतलब सेम रह रहा है या फिर डिक्लाइन में जा रहा है। ठीक है, सो टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल ईदर डिक्लाइन, या तो ये कम हो जाएगी या रिमेन अनचेंज्ड होगा। अंडरस्टूड हो गया? सो दिस इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, सो दिस रिजल्ट इन द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, विच स्टेट दैट पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी, दे एंड अप सेविंग लेस और सेम एज बिफोर। मतलब वो इतने वो हो जाते हैं कि कंजप्शन के लिए ही पैसा लगा देते हैं एक्स्ट्रा, जो भी हमारे को इनकम में इंक्रीज हो रहा है, सेविंग हमारी वैसी की वैसी रहेगी या फिर और कम कर देते हैं वो लोग। समझ आ गया? सो ये हमारा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट था, ये हमारा इनकम डिटर्मिनेशन का चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर था। जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर के हिसाब से है, वो सारी चीजें मैंने एक चैप्टर को आज खत्म कर दिया है। क्लियर हो गया? सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट CAPF CDS के रिगार्डिंग कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, वो चीज समझ नहीं आ रही, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है 8894320850, उसमें आप व्हाट्सएप करो। यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड कि कैसे मुझे वो वर्दी चाहिए, शोल्डर्स में स्टार्स चाहिए। ठीक है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वील हेल्प यू टू गाइड इट। और दूसरी चीज, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर 2 की और जो कोर्सेज चल रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड then go ahead with those courses. So this is all for today's lecture. Next class के अंदर we'll be talking about next जो गवर्नमेंट बजट है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू।